नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेट की क्लास, यानी आज से हम टेंस की क्लास शुरुआत करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से हम लोग टेंस को पढ़ेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आने वाली जो भी क्लासें होंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी, क्योंकि ट्रांसलेट यानी टेंस करना एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, बहुत कम लोगों को ही ये समझ में आता है इसका नियम पहचान, और नियम पहचान अगर करना सीख गए तो बड़े ही आसानी के साथ आप कोई भी टेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक तरीके से हम टेंस को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग की जो क्लास होगी वो टेंस की होगी, और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप कहेंगे काल कहते हैं। ठीक है, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप कहेंगे काल कहते हैं, यानी समय। ठीक है, काल मतलब क्या हो गया? समय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर इंसान के जो जीवन होता है उसमें जो समय है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रेजेंट, ठीक है, एक तो होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, ये आपको बखूबी पता है। ठीक है, ये बात आपको बखूबी पता है कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का काल होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जिसको हम वर्तमान कहते हैं, ठीक है, ये वर्तमान काल होता है, और पास्ट यानी ये भूतकाल होता है, और फ्यूचर यानी ये भविष्य काल, यानी कि ये आने वाला काल है। ठीक है, वर्तमान जिसमें आज हम लोग हैं ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा वर्तमान है। भूत जो बीत गया, जो कल था, वो भूतकाल है, वो पास्ट टेंस है। और भविष्य यानी फ्यूचर, जो कल आएगा यानी जो कल होगा। ठीक है, इतनी बात है। अब जो प्रत्येक टेंस होता है, टेंस के सभी के सबसे पहले 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने कितने भाग? 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ से प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के होते हैं 4 भाग। प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट, पहला होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग इसी तरह से होंगे। जैसे प्रेजेंट के 4 भाग हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से याद रखिएगा कि पास्ट टेंस के भी 4 भाग होंगे। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से सभी टेंस के 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि हर टेंस में 3 भाग फिर से होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, यानी सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। ये 3 ही प्रकार के टेंस होते हैं, या तो सकारात्मक होंगे, या तो नकारात्मक होंगे, और या तो प्रश्नवाचक होंगे। ठीक है, तो वो अभी हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमने पार्ट जान लिया, प्रत्येक टेंस के पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं कि टेंस को पढ़ने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या जानना है? वो ये जानना है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट ही पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो इससे पहले हम क्या जानेंगे कि क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है प्लूरल। ठीक है, तो बात करते हैं अगर सिंगुलर की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक वचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? तो सिंगुलर नंबर एक होता है ही माने क्या होता है? वाह। ठीक है, ये किसके लिए लगता है? पुरुष के लिए लगता है, मेल के लिए लगता है कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सी, क्या होता है? सी,
सी माने भी होता है वह, लेकिन ये किसके लिए लगता है, ये लगता है स्त्री के लिए, ठीक है। ही माने भी वह, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए या मेल के लिए लगता है। सी माने भी वह, लेकिन यह स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए लगता है, ठीक है। और ही हो गया, सी हो गया, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, इट हो जाएगा, ठीक है। इट माने कह सकते हैं यह। और इसके अलावा क्या होता है, नेम। अब नेम का मतलब हो गया नाम। नाम में किसी का भी नाम आ जाए, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम, किसी का भी नाम आ जाए तो वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर नंबर होगा, यानी एक वचन होगा, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंगुलर नंबर मीन्स क्या हो गया, एक वचन। एक वचन में कौन आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या किसी का नाम। किसी का नाम आ जाए वो भी क्या होता है, सिंगुलर नंबर, या कह सकते हैं एक वचन, ठीक है। अब बात आती है प्लूरल की, ठीक है। प्लूरल क्या क्या होता है, प्लूरल का मतलब क्या हुआ, बहुवचन। बहुवचन कौन कौन होते हैं, तो बहुवचन में सबसे पहला आता है आई, जिसको कहते हैं मैं, ठीक है। उसके बाद आता है बी, बी माने क्या होता है, हम, ठीक है, मैं, हम। उसके बाद आता है यू, यू माने क्या होता है, तुम, ठीक है। उसके बाद आता है दे, ठीक है, दे, दे माने क्या होता है, वह। आई बी यू दे, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो समझ गया, सिंगुलर में कौन कौन आएगा, ही सी इट या किसी का नाम। प्लूरल में कौन कौन आएगा, आई बी यू और दे, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके प्लूरल में। तो आप सिंगुलर और प्लूरल जान गए, समझ गए, ठीक है। इसके बाद में समझिएगा, इसके बाद में अब हम शुरुआत करेंगे टेंस को पढ़ना, ठीक है। अब सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, और प्रेजेंट टेंस का कौन सा भाग लेंगे, तो याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस में कौन सा पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सामान्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है कि नहीं है, ठीक है। इस बात को हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले जानना होता है पहचान, ठीक है। सबसे पहले पहचान करना होता है। पहचानना बहुत आसान है। इस काल के वाक्य के अंत में ता है आएगा, या फिर ती है, या फिर ते है, या फिर ता हूं, ठीक है। इस प्रकार के अक्षर आपको इसके अंत में लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। इसका नियम केवल इतना ही, यानी पहचान केवल इतना ही है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। अगर किसी के भी अंत में आपको ता, ती, ते लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बात आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहचान की, अब बात करते हैं पहचान की, सॉरी नियम की, ठीक है। पहचान तो हो गया, अब बात करते हैं नियम की। तो नियम क्या होता है, देखिए नियम कहता है, देखिए नियम क्या कहता है, सबसे पहले नियम जो आप पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, असर्टिव के लिए, ठीक है। किसके लिए पढ़ेंगे, असर्टिव के लिए। असर्टिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक, यानी इसके अंतर्गत जो भी बातें होंगी वो बिल्कुल सिंपल होंगी, बिल्कुल साधारण होंगी, सकारात्मक होंगी, ठीक है। सकारात्मक के लिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है भैया इसका कि
एक वचन के साथ, या कह सकते हैं एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ यस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुवचन कर्ता के साथ यस या ई एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ये किसका नियम है? ये है सकारात्मक का नियम। जब कहीं पर साधारण टेंस दिया गया हो, सिंपल सेंटेंस दिया गया हो, तब नियम कहता है कि एक वचनकर्ता के साथ यस या ई एस लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ यस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, यस या ई एस कहाँ लगाएंगे? तो ये लगाएंगे वर्ब में। ठीक है, कहाँ लगाएंगे? वर्ब में लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा, जैसे लिखा है कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब आपने देखा कि अंत में लिखा है ता है। अंत में क्या लिखा है? ता है। तो ता है लिखा हुआ दिख गया तो हमने आपको नियम बताया था कि ता है, ती है, ते है, ता हूं अगर मिल जाए तो समझ जाना कौन सा टेंस है। ये होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो बीच में अगर कहीं पर नहीं शब्द आ जाए तो समझ लेना नेगेटिव है। अगर बीच में कहीं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे कोई ऐसा शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक है। और ये दोनों अगर ना आए तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है, सकारात्मक वाक्य हो जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो राम का तो राम ही लिखेंगे। ठीक है, राम लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब माने क्रिया। ठीक है, वर्ब माने क्रिया, माने काम क्या हो रहा है। तो काम देखिए यहाँ पर हो रहा है जाता है, जाने का काम हो रहा है। जाना के लिए आप जानते हैं गो होता है। ठीक है, अब आप जरा देखो कि यहाँ जो सब्जेक्ट है माने जो कर्ता है, जो काम को कर रहा है, वो किसमें है? एक वचन में कि बहुवचन में? तो आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट है राम। राम किसी का नाम है और हमने क्या कहा था कि अगर ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये सिंपल जो है एक वचन है। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे हैं? सिंगुलर नंबर हैं, एक वचन है। यहाँ किसी का नाम आ गया, इसका मतलब ये एक वचन है। ठीक है, ये एक वचन है। एक वचन कर्ता के साथ यस या ई एस लगाना पड़ेगा, इसलिए गो के साथ ई एस लगाएंगे, गोज हो जाएगा। फिर टू कर देंगे, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो होम कर देंगे, बन गया सेंटेंस राम गोज टू होम। ठीक है, राम गोज टू होम। ठीक है, ऐसे लिखा हो हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। आपने देखा कि अंत में आ गया ते हैं और हमने कहा था ते हैं, ता है, ती है, ये कहीं पर भी आएगा तो आपको बताना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ ते हैं लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है? हम की इंग्लिश होती है बी। अब आप ये चेक करो कि यह एक वचन है कि बहुवचन है। जब आपने देखा हम, तो आपको याद आना चाहिए कि हमने लिखवाया था कि आई, बी, यू, दे, ये सभी के सभी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। आई, बी, यू, दे ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। ठीक है, और बहुवचन होते हैं तो बी जो है ये बहुवचन है। ठीक है, पढ़ना के लिए क्या लिखेंगे? रीड लिखेंगे। लेकिन इसके साथ यस या ई एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हम आया है, बी आया है, बी होता है प्लूरल और लिखाया गया है कि बहुवचन कर्ता के साथ यस या ई एस नहीं लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाना है। तो बी रीड हो गया, हम पढ़ते हैं यानी बी रीड। ठीक है, बातें समझ में आई? चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं और करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े
धोता है, धोबी कपड़े धोता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर देखिए आया है ता है, अंत में देख करके तुरंत पहचान लेना है। अंत में यहाँ लिखा है ता है, और ता है का मतलब ये हुआ है कौन सा सेंटेंस है, तो ये है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक। ठीक है, तो धोबी के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यानी हो जाएगा वाशरमैन। क्या हो जाएगा? वाशरमैन। ठीक है, वाशरमैन। अब देखिए क्या कर रहा है, कपड़े धोता है। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब माने क्रिया क्या है, क्या काम हो रहा है? काम हो रहा है धोने का। काम क्या हो रहा है? धोने का। तो लिखेंगे वाश, क्योंकि वाश माने होता है धोना। ठीक है, लेकिन अब एक चीज यहाँ चेक करो, यहाँ सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है? हमने कहा धोबी कपड़े धोता है, धोबी यानी कोई एक ही धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, हमने ये नहीं कहा बहुत सारे धोबी कपड़े धोते हैं, धोबी कपड़े धोता है, एक धोबी है, तो इसलिए वर्ब में यस या ईएस लगाना होगा। तो यहाँ हो जाएगा वाशेज, वाशरमैन वाशेज, दा कर देंगे, और कपड़े के लिए क्या लिख देंगे? क्लॉथ्स लिख देंगे। ठीक है, क्लॉथ्स लिख देंगे, हो गई बात, इतना सा है। ठीक है, धोबी कपड़े धोता है, वाशरमैन वॉशेस द क्लॉथ्स। ठीक है, इस तरह से हो गया। ऐसे लिखा हुआ है कि बच्चा विद्यालय जाता है, बच्चा विद्यालय जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि बच्चा विद्यालय जाता है। अब आपने देखा कि बच्चा की इंग्लिश होती है चाइल्ड, बच्चा की इंग्लिश क्या होती है? चाइल्ड। बच्चा यहाँ पर अगर बच्चे होता तो बहुवचन होता। ठीक है, बच्चे होता तो बहुवचन होता, बच्चा है यानी एक वचन है। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यानी क्रिया में यस या यस लगाना पड़ेगा। यहाँ क्रिया क्या हो रही? जाने की, जाना के लिए गो लिखेंगे, यस लगाएंगे, गोज हो जाएगा। उसके बाद स्कूल लिख देंगे, गो टू स्कूल। चाइल्ड गोज टू स्कूल, बच्चा विद्यालय जाता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए एक और आ गया, एक और देख लीजिए, उसके बाद में हम समझते हैं नेगेटिव। ठीक है, एक और समझ लीजिए, उसके बाद नेगेटिव। अब जैसे लिखा हुआ है इसी तरह से एक और लिखा हुआ है कि वह मंदिर जाते हैं, वह मंदिर जाते हैं, वह मंदिर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और आ जाए, मतलब अंत में ता है ती है लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ जाएंगे यहाँ कौन सा टेंस है, आप समझ जाएंगे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वह के लिए क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। ठीक है, दे हो जाएगा। जाना के लिए गो होता है, यहाँ पर आया है वह, और वह है बहुवचन, तो बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं, यहाँ केवल गो लिखेंगे। दे गो टू, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मंदिर की, यानी टेम्पल। दे गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको असर्टिव सेंटेंस करने का नियम तरीका पता चल गया होगा कि अगर कोई भी सेंटेंस इस तरह से सिंपल वे में लिखा गया हो, साधारण तरीके से, मैं जाता हूँ, वह खेलता है, तुम पढ़ते हो, वह हंसता है ना, हम दूध पीते हैं, तुम चाय पीते हो, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, आसानी के साथ आप इसी नियम के साथ कर पाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब समझते हैं नेगेटिव कि नेगेटिव सेंटेंस अगर इसी में का नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव को आप जानते हैं, कहते हैं नकारात्मक। ठीक है, अब बोलने से ही, उच्चारण से ही ये पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई नहीं वाला शब्द होगा। ठीक है, कोई ना कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया गया होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि एक वचन के साथ, ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव का नियम कहता है एक वचन के साथ डज नॉट, ठीक है, और बहुवचन के साथ डू नॉट।
बस इतना सा काम करना है, ठीक है। नेगेटिव का नियम केवल इतना ही है, एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगना है, यानी क्रिया की प्रथम अवस्था ही लगनी है, ठीक है। तो इस तरह से अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि अध्यापक नहीं पढ़ाता है, अध्यापक नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो देखिएगा, अध्यापक है, कोई टीचर है, कोई एक ही टीचर है, तो लिखेंगे टीचर, ठीक है। अब अध्यापक है सिंगुलर नंबर एक वचन, तो एक वचन के साथ लगाएंगे डज नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा डज नॉट। टीचर डज नॉट, देखिए पढ़ाना के लिए क्या होता है भाई, टीच होता है, TEACH, टीच। पढ़ना के लिए रीड, पढ़ाना के लिए टीच, ठीक है। अध्यापक नहीं पढ़ाता है, टीचर डज नॉट टीच, ठीक है। ऐसे आ गया तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है। आ गया तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तब क्या करोगे, सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखोगे, यानी यू लिखोगे। यू एक वचन है कि बहुवचन, जरा याद कीजिए, यू एक वचन है कि बहुवचन। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ जरूर उठा सके, ठीक है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम के लिए यू हो गया, ठीक है, तुम के लिए यू हो गया। अब यू आप जानते हैं कि आई, बी, यू और दे, ये सब के सब किस में आते हैं, ये आते हैं बहुवचन में, ठीक है। तो यू है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगाना है, डू नॉट, ठीक है, यानी लिखेंगे यू डू नॉट। अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, क्रिया, क्या काम हो रहा, खेलने का। यू डू नॉट प्ले, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, जो भी इस तरह से एक वचन बहुवचन का आएगा हमें ऐसे ही बनाना है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कि पिताजी ऑफिस में काम नहीं करते हैं, पिताजी ऑफिस में काम नहीं करते हैं। अब आप समझ गए, यहाँ पर ते हैं आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और बीच में आ गया नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या, नेगेटिव है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। पिताजी ऑफिस में काम नहीं करते हैं, तो पिताजी के लिए क्या लिखेंगे, फादर लिखेंगे, ठीक है, पिताजी के लिए फादर लिखेंगे, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ पर हम लगाए डू कि लगाए डज, जरा बताइए, डू लगाएं कि डज लगाएं, दोनों में से क्या लगाएं। तो आप जानते हैं यहाँ पर आया है पिताजी, और पिताजी सबके एक ही होते हैं, ठीक है, पिताजी एक ही होते हैं, यानी कि ये सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो इसका मतलब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। फादर डज, उसके बाद क्या लगाएंगे भाई, नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं आया है, तो फादर डज नॉट, ठीक है। काम, देखिए काम करने के लिए क्या होता है, वर्क, क्या होता है, वर्क। कहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में, तो क्या लिखेंगे, इन ऑफिस, ठीक है। फादर डज नॉट वर्क इन द ऑफिस, ठीक है, पिताजी ऑफिस में काम नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और आ जाएगा, मान लीजिए आ गया कि हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो आप कहेंगे वी डू नॉट टेक द कॉफ़ी या ड्रिंक द कॉफ़ी। तुम कार नहीं चलाते हो, यू डू नॉट ड्राइव द कार, यू डू नॉट ड्राइव द कार। मान लीजिए आ गया कि राधा पत्र नहीं लिखती है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, मान लीजिए आ गया राधा पत्र नहीं लिखती है,
राधा पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, राधा पत्र नहीं लिखती है, तो आप जानते हैं कि राधा के लिए तो आप राधा लिखेंगे। राधा किसी का नाम है, किसी का नाम है, इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन, और एक वचन के साथ डज नॉट लगता है, यानी हो जाएगा राधा डज नॉट। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, लिखने का। ठीक है, जैसे ही आप सब्जेक्ट लिख करके और हेल्पिंग वर्ब लगाएं, उसके जस्ट बाद आप ये देखें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है लिखने का। लिखना के लिए होता है राइट। ठीक है, लिखना के लिए क्या होता है, राइट। राधा डज नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। राधा पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, अब एक और आ जाता है, आपके सामने आ गया कि तुम मेला, तुम मेला कभी नहीं जाते हो, कभी नहीं जाते हो। अब क्या करेंगे आप, आ गया कि तुम मेला कभी नहीं जाते हो, इसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तुम मेला कभी नहीं जाते हो, इसको बनाने का एक तरीका ये है कि कहीं पर अगर कभी नहीं आ जाए, ठीक है, तो कभी नहीं के लिए एक वर्ड होता है नेवर। ठीक है, कभी नहीं के लिए क्या लगता है, नेवर। लेकिन आप याद रखिएगा, जहां नेवर लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, वहां अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यानी डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यू। ठीक है, तुम मेला कभी नहीं जाते हो, तो हो जाएगा यू, कभी नहीं के लिए क्या हो गया, नेवर, यू नेवर। उसके बाद में जाना के लिए गो टू, और मेला के लिए लिख देंगे फेयर, और ये बन गया सेंटेंस। इस बात को याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर कहीं पर कभी नहीं आता है, तो वहां पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेवर लगा करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे तुम मेला कभी नहीं जाते हो, यू नेवर गो टू फेयर, यू नेवर गो टू फेयर, तुम मेला कभी नहीं जाते हो। ठीक है, इस तरह से क्या किया हमने, नेगेटिव सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लिया। और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, अब समझते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। ठीक है, अब देखिएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा इसका नियम। इसके नियम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का नियम कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, किसके बीच में आए, सेंटेंस के, वाक्य के। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा नियम को, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। ठीक है, और यदि प्रारंभ में आए, यदि प्रारंभ में आए तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना सा नियम केवल है। अभी समझिएगा, अभी रुकिए, समझिएगा विधिवत बिल्कुल। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द
प्रारंभ में आए तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसकी अंग्रेजी कहीं पर भी नहीं लिखी जाएगी। अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ गया तो उसकी अंग्रेजी पूरे टेंस में कहीं लिखना ही नहीं है। ठीक है, कैसे समझिएगा। ठीक है, जैसे लिखा है तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, आ गया तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। तो देखो अगर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नियम देखो, कहा गया कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए, देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, बीच में, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ रहा है, देखिए बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है ना, है ना। इधर भी शब्द लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, बीच में आ रहा है। तो क्या करते हैं कि बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, यानी अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेयर। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेयर। ठीक है, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखना है जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो लिख देंगे व्हेयर। अब इसके बाद जरा चेक करो कि ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये एक वचन में है कि बहुवचन में है। ठीक है, एक वचन में है कि बहुवचन में है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है तुम, इससे ये साफ जाहिर होता है कि हम, तुम, वह, ये सब कहाँ आता है, ये सब आता है बहुवचन में। ठीक है, तो तुम क्या है, बहुवचन, तो यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू, व्हेयर डू। उसके बाद तुम काम को कर रहे हो यानी तुम रह रहे हो तो यू लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद रहना, तो रहना के लिए क्या लिख देंगे, लिव लिख देंगे। ठीक है, व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, देखो एक और लिखते भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आ गया कि वह आ गया, मान लीजिए वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है आ गया। ठीक है, अब आपने देखा कि वह क्या खाता है अगर आ गया, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है तो आप कहेंगे बीच में आया है। ठीक है भाई, प्रश्नवाचक शब्द यही तो होते हैं ना, क्यों, जैसे आ गया क्या आ गया, है ना, कहाँ आ गया, है ना, कैसे आ गया। ठीक है, और क्या आ गया, क्यों आ गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक, अब देखिए क्या आ गया, तो क्या प्रश्नवाचक है और ये कहाँ आया, बीच में, और हमने कहा अगर बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा था। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, और क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट। ठीक है, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब चेक करो कि सेंटेंस एक वचन में है कि बहुवचन में है। ठीक है, सेंटेंस एक वचन में है कि बहुवचन में है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, वह आया है तो इसका मतलब एक वचन में है, वह आया इसका मतलब एक वचन में है, और एक वचन में है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर डज लगाएंगे। ठीक है, व्हेयर डज। ठीक है, व्हेयर डज। उसके बाद में व्हेयर डज के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर वह आया है तो वह की अंग्रेजी लिख दीजिए, व्हेयर डज ही, और उसके बाद खा रहा है तो खाना के लिए ईट होता है, सॉरी व्हाट डज ही ईट, है ना, क्योंकि क्या के लिए व्हाट, तो व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। ठीक है, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आ गया, इसी तरह से आ गया कि माता जी खाना क्यों पकाती हैं। इसी तरह से आ गया कि माता जी खाना क्यों पकाती हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि माता जी खाना क्यों पकाती हैं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, आपने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द यहाँ बीच में छिपा हुआ है ना, क्यों आ गया ना, हमने कहा क्या, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक। तो आपने देखा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ रहा है तो कहेंगे बीच में आ रहा है, कहेंगे बीच में अगर आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी पहले लिखना है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले, और क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। क्या होती है, व्हाई। अब आप चेक करो कि सेंटेंस सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। आप कहेंगे माता जी आ रहा है, माता जी एक ही होती है यानी सिंगुलर में है, और सिंगुलर है तो आप कहेंगे तुरंत ही यहाँ लगाएंगे डज।
क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, व्हाई डज, ठीक है, व्हाई डज। उसके बाद क्या करेंगे, माता जी की अंग्रेजी लिखेंगे यानी मदर लिखेंगे, ठीक है, व्हाई डज मदर, ठीक है, व्हाई डज मदर। उसके बाद क्या करेंगे, खाना पका रही, खाना पकाना, तो पकाना के लिए आप जानते हैं कुक होता है और खाना के लिए फूड होता है, यानी कुक द फूड हो जाएगा। व्हाई डज मदर कुक द फूड, व्हाई डज मदर कुक द फूड, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था। अच्छा, इसी तरह से एक सेंटेंस इसमें और आता है अपवाद वाला, समझिएगा। जैसे आ गया कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, इसकी अंग्रेजी अगर बनाना हो, ये देखिए यहाँ पर कौन आ गया, ठीक है, कौन आ गया। तो आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो कौन की अंग्रेजी तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, कौन के लिए होता है हु, ठीक है। क्या इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या इसके बाद हम डू या डज लगाएंगे? तो याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट टेंस में कहीं पर अगर कौन आ जाता है यानी हु आता है, तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यानी ना तो इसके साथ डू लगेगा ना डज लगेगा, हु कर देंगे। उसके बाद पढ़ाना के लिए क्या कर देंगे, टीच कर देंगे, और तुम्हें के लिए यू कर देंगे। सेंटेंस बन जाएगा हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। ये नियम सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा, प्रेजेंट टेंस में। इसके अलावा कंटिन्यूअस में मत लगा देना या फिर पास्ट में मत लगा देना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नियम कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि कौन के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिंपल वे में हु टीच यू, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वाले सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि यदि प्रारंभ में आए तो कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब अगर प्रारंभ में आए तो कैसे बनाएंगे, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे लिखा है, क्या क्या तुम कविता पढ़ते हो, क्या तुम कविता पढ़ते हो, क्या तुम कविता पढ़ते हो। सेंटेंस आया, क्या तुम कविता पढ़ते हो। आपसे कहा गया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रारंभ में आए तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आपने देखा यहाँ तो प्रश्नवाचक शब्द भैया प्रारंभ में ही आ गया, ठीक है, यही नियम तो था ना, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में ही आ गया। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं शुरू में ही लिखा हुआ मिल जाए तो उसकी अंग्रेजी पूरे टेंस में कहीं लिखने नहीं है, उसकी अंग्रेजी पूरे टेंस में कहीं लिखना ही नहीं है, बल्कि शुरुआत किससे करनी है, हेल्पिंग वर्ब से, उसके स्थान पर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। अब आप चेक करो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब ऐसे लगाओगे कि यहाँ देखो कि ये सेंटेंस एक वचन में लिखा गया है कि बहुवचन में लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है तुम, और तुम का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस लिखा गया है बहुवचन में, बहुवचन में लिखा गया है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब डू होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। कोई आपसे कह सकता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, ठीक है, डू और डज। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ तुम आया है, तुम बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू लगाते हैं, ये नियम हमने आपको बताया है, ठीक। डू के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यानी यू लिखेंगे, डू यू, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है। तो आप देख रहे हैं पढ़ना, तो आप क्या लिख देंगे, रीड लिख देंगे, डू यू रीड। कविता के लिए क्या लिख देंगे, द पोयम, क्या लिख देंगे, द पोयम, ठीक है, पोयम माने कविता। डू यू रीड द पोयम, क्या तुम कविता पढ़ते हो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही आ गया, क्या क्या सीता रोज स्नान करती है,
क्या सीता रोज स्नान करती है। तो आपने देखा कि क्या शब्द यहाँ प्रारंभ में आ गया, और प्रारंभ में आ गया तो इसकी अंग्रेजी लिखना ही नहीं है कहीं। इसके स्थान पर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के लिए चेक करो कि सब्जेक्ट किसमें है, तो आपने कहा सीता है, इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है इसका मतलब शुरुआत डज से होगी, तो लिखेंगे कि डज, क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद लिखेंगे सीता, डज सीता, ठीक है। अब यहाँ स्नान करना, तो इसके लिए आप जानते हैं बाथ होता है, डज सीता बाथ, रोज आ गया तो इसके लिए आप डेली लिख देंगे या एवरीडे लिख देंगे, ठीक है। डज सीता बाथ डेली, क्या सीता रोज स्नान करती है, ठीक है। इसी तरह से एक और आ गया कि क्या मोहन कहानी सुनता है, क्या मोहन कहानी सुनता है, ठीक है। आ गया क्या मोहन कहानी सुनता है। तो आपने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। अब आप यहाँ आगे बढ़ो, अगले स्टेप में आकर चेक करो कि तुम्हारा सब्जेक्ट किसमें है। कहेंगे सब्जेक्ट है मोहन किसी का नाम, और किसी का नाम है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर एक वचन, और एक वचन है तो शुरुआत होगी किससे, डज से होगी, डज लिखेंगे। उसके बाद मोहन की अंग्रेजी लिखेंगे डज मोहन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डज मोहन। उसके बाद देखिए सुनना, सुनना के लिए क्या होता है, सुनना के लिए आप एक तो लिसन लिख सकते हो और एक तो आप हेयर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर सुनाना आ जाए तो उसके लिए आपको टेल लिखना होगा। ये सुनाना के लिए है, किसके लिए, सुनाना, सुनाना के लिए। सुनना आ जाए तो लिसन या हेयर, जैसे यहाँ पर आ गया है सुनता है, सुनना, तो सुनना के लिए आप लिख देंगे लिसन या फिर हियर, ठीक है। उसके बाद स्टोरी आ रहा है ना, कहानी आ रहा है तो स्टोरी, डज मोहन हेयर द स्टोरी, द स्टोरी या कहानी, ठीक है। डज मोहन हेयर द स्टोरी, क्या मोहन कहानी सुनता है। इस तरह से हमने आपको ऐसे सेंटेंस भी बता दिए जिनमें प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आएगा। तो अब आपको बखूबी नियम पता चल गया होगा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, जैसा हमने पहले एग्जाम्पल कराया, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आ रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ रहा है तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया लगाएंगे, यानी उस सेंटेंस की, उस शब्द की, उस वर्ड की मीनिंग कहीं पे भी नहीं लिखना है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रारंभ में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सेंटेंस में कहीं पर लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आ जाता है इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि क्या दादाजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। सेंटेंस आ गया क्या दादाजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स है। अब कैसे बनाएंगे, तो क्या दादाजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब लिखेंगे, देखिए क्या की अंग्रेजी तो हमको कहीं लिखना ही नहीं है क्योंकि ये प्रारंभ में आया है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ चेक करो कि हमारा सब्जेक्ट है दादाजी, दादाजी है सिंगुलर नंबर, तो शुरुआत होगी डज से, किससे होगी, डज से, डज लिखेंगे। फिर दादाजी के लिए क्या लिखेंगे, ग्रांडफादर, क्या लिखेंगे, ग्रांडफादर, डज ग्रांडफादर, ठीक है। समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, डज ग्रांडफादर, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। डज ग्रांडफादर नॉट, इस बात को आप याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट होगा आपका कर्ता वो कहाँ होगा, डज और या डू के और नॉट के बीच में, ठीक है। यानी हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इस बात को आप याद कर लीजिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। डज ग्रांडफादर नॉट, उसके बाद में पढ़ना के लिए आप लिख देंगे रीड,
और समाचार पत्र के लिए न्यूज पेपर, क्या लिख देंगे, न्यूज पेपर। डज ग्रैंडफादर नॉट रीड द न्यूज पेपर, क्या दादाजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और एक और मान लीजिए हम करवा देते हैं आपको, ठीक है, एक आध और करवा देते हैं, समझ लीजिएगा। एक आध और जैसे आ गया क्या, मान लीजिए बीच में आ गया शिकारी हिरन क्यों नहीं मारता है। शिकारी हिरन क्यों नहीं मारता है, सेंटेंस आया शिकारी हिरन क्यों नहीं मारता है। यहाँ पर देखिए क्यों भी आया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, नहीं भी आया इसका मतलब नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मिक्स है। तो शिकारी हिरन क्यों नहीं मारता है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, प्रारंभ में थोड़ी आ रहा, बीच में आ रहा है, और बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी व्हाई लिखेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप प्रश्नवाचक यानी शब्द लिखें, प्रश्नवाचक वर्ड जैसे ही लिखें, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ शिकारी एक ही शिकारी है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, व्हाई डज। ठीक है, अब शिकारी की अंग्रेजी लिखेंगे हंटर, व्हाई डज हंटर। देखिए हिरन को नहीं मारता, मारना के लिए आप जानते हैं किल होता है, KILL किल। ठीक है, व्हाई डज हंटर किल डियर, ठीक है, व्हाई डज हंटर किल द डियर या किल डियर, शिकारी हिरन क्यों, अच्छा नहीं भी आया है तो व्हाई डज हंटर नॉट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, व्हाई डज हंटर नॉट किल द डियर। ठीक है, नहीं आया है इसलिए नॉट कर दिया। अगर केवल इतना ही आता, शिकारी हिरन क्यों मारता है, तो व्हाई डज हंटर किल डियर, शिकारी हिरन क्यों नहीं मारता है, व्हाई डज हंटर नॉट किल डियर। ठीक है, इसी तरह से आ जाए कि तुम खाना क्यों खाते हो, तो आप कहोगे क्यों शब्द बीच में आया है, इसका मतलब उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है, यानी व्हाई। अब तुम आया है तो तुम क्या है, बहुवचन, तो लिखेंगे डू लगाएंगे, व्हाई डू यू ईट द फूड, तुम खाना क्यों खाते हो। ठीक है, तुम क्यों दौड़ते हो, तो क्यों की अंग्रेजी पहले यानी व्हाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू यू रन, व्हाई डू यू रन। ठीक है, तुम क्यों दौड़ते हो, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा प्रेजेंट टेंस बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही प्रॉपर वे में बहुत अच्छी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ करके अच्छे से इंग्लिश को कर सकें, अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, और आज की ये फर्स्ट क्लास थी, इसके आगे सारे सेंटेंस को हम एक प्रॉपर वे में एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे टेंस हम पढ़ाएंगे, यानी पूरा टेंस हम पढ़ा करके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पूरा टेंस पढ़ाकर खत्म करेंगे। और इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट ग्रामर की बना दी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आराम से आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे वहाँ जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।